ठीक है, चलो ठीक है। कैसे प्यारे प्यारे बालक, आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर सेट 2। ये जैसे हम लोग सेट 1 हम लोग बनाए थे ना, उसी बेस्ड पर सेट 2 भी है। ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, बस इस जैसा क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आएगा। इसको हमको अच्छे से करना है ताकि मेरा स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आए, और कोशिश कीजिए कि 100 में 100 आ जाएगा। तो इसके लिए क्या है, जैसा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, पहले हम सब्जेक्टिव आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, अभी हम सब्जेक्टिव बता रहे हैं। सब्जेक्टिव में अभी हम 2 मार्क्स बताएंगे, फिर 3 मार्क्स से फिर 5 मार्क्स करके आएगा जैसे जैसे क्वेश्चन। मेरे साथ आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में बोला गया है 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको HCF भी निकालना और LCM भी निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 26 को लिखना शुरू करो, 2 × 13। अब 91 को लिखिए, तो 2 इंटू यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, 2 से जाएगा नहीं, तो 7 × 13। तो जो दोनों में कॉमन आता है उसको बोलते हैं हम लोग HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें HCF इज इक्वल टू कितना होगा, 13। एक आंसर हो गया। जब हम लोग LCM निकालेंगे, तो 2 नंबर का LCM निकालना, तो सिंपल में कुछ नहीं करना है, ये सारा नंबर को आप लिख दीजिए बस। यानी ऐसा बोला जाए 26 × 91 यहाँ पे लिख दीजिए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है, तो बस सिंपल में ऐसे करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ करना और ना नहीं है, ठीक है। देखो, तो 2 × 7 × 13 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो HCF वाला मेथड लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 × 7 × 13, तो कितना आ गया, यहाँ पे हो गया 14 × 13। तो 13 और 14 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आराम से, आपका बन जाएगा 182। ये 182 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और अगर तीसरा नंबर दिया रहता 1 2 3, एक और नंबर आपको दिया रहता ना, तो उसका भी जो टूटता ना, उसको भी यहाँ मल्टीप्लाई करते। देखो होता क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल में क्या समझना है, ये 13 है, ये 13 है, एक यहाँ पे लिख देना, उसके बाद जो बच गया उसको यहाँ पे लिख देना। सिंपल में ये सारा नंबर को लिख देना है, ठीक है। और जो मैक्सिमम उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 32 आ गया। 31 हो गया। देखो, बोलता हुआ द्विघात बहुपद ज्ञात करें, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। देखो, तो द्विघात एक होता द्विघात बहुपद, एक होता द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको निकालना, जिसका शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ क्रमशः इतना और इतना, ठीक है। शून्यकों का योग को इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, और गुणनफल को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। देखो, जब इसको हम लोग हल करेंगे ना, हल, तो देखो, तो आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना है, √2 हो गया। अल्फा × बीटा ये कितना है, 1/3। देखो मार्क्स कितना रहे उससे टेंशन नहीं है, बनाना एकदम आपको अच्छे से, ठीक है ना, ध्यान रखना है, और स्पेस का भी ध्यान रखना है। देखो, अब हम लोग द्विघात बहुपद जब लिखेंगे ना बाबू, द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो द्विघात बहुपद होता है बच्चा x² प्लस, या माइनस होता है, तो माइनस लिख दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, हाँ माइनस होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, x² यहाँ लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया, √2 दिया हुआ, तो यहाँ लिख दीजिए √2x अब प्लस 1/3। ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, मगर आप LCM ले लेना। LCM लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x² 3 √2x प्लस 1। मन में सोचना यहाँ पर 0 है, वो दिखाना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 32 ही का है, ठीक है ना। ये 32 को और है जिसको बोला जाएगा, ठीक है, या फिर 33 इसको एज्यूम कर लो, टेंशन नहीं है। देखो, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, सपोज कर लीजिए, यहाँ पे भाग देने पर इसके पूछ रहा है, यहाँ पे शेषफल और भागफल निकालना है, मतलब रिमाइंडर निकालना और क्वोशिएंट निकालना है, ठीक है। देखो कैसे बनता है ये सब। तो सिंपल में हम लोग इसको भाग देंगे बाबू, x² - 2 x³ - 3x² प्लस 5x - 3, ये दिया हुआ। देखो ये क्वेश्चन, देखो बाबू, अब ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ - 2x, तो -2x को यहाँ लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इतना करके, तो ये और ये कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3x²
और प्लस 7x और -3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओनली -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -3x² और 3 2 6 प्लस 6 माइनस प्लस ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इतना माइनस इतना। तो इसको क्या बोलिएगा इसको बोलिएगा शेषफल। क्या बोलते हैं इसको, शेषफल। इसको बोलते हैं बाबू भागफल। बात समझ में आती है। ये हो गया क्वोशंट, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, ABC इज अ ट्राइंगल। ABC एक त्रिभुज है जिसमें D जो है भुजा BC पर कोई बिंदु है, वो इस प्रकार है कि ADC बराबर BAC, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इंग्लिश से बोलेंगे कि ABC इज अ triangle in which D is a point on side BC such that angle ADC is equal to angle BAC, ठीक है ना। आपको सिद्ध करके दिखाना, PT का मतलब प्रूव दैट, इसको बोलते हैं सिद्ध करके दिखाना है। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। देखो ध्यान दो, मान लो कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करेंगे सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से आपको समझाने का, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा। देखो अब हम इसमें प्रमाण से आते हैं जिसको प्रूफ बोलते हैं, ठीक है। देखो तो एक चीज का ध्यान ये रखना है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ CA स्क्वायर, देखो इसको पहले आप ऐसा लिख सकते हो, देखो तो CA स्क्वायर है ना, तो आप उसको सिंपल में ऐसा लिख दो CA बाय CD इज इक्वल टू CB बाय CA। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही पहुंच जाएगा। देखिए मतलब ये चीज अगर हम प्रूफ कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, समझ आ रही है ना, ये लॉजिक है ये सब। देखो ध्यान दो, CA तो ये वाला ट्रायंगल में आ जाएगा, ये वाला में, CD छोटका वाला ट्रायंगल में आएगा, CB बड़का वाला ट्रायंगल में आएगा। मतलब एक बार ये ट्रायंगल लेना और एक बार पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना, ठीक है। अब देखो तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। तो आप एक चीज देखिएगा, दोनों में CC कॉमन आ रहा है, एंगल C और एंगल C क्या आ रहा है, कॉमन। हिंदी में इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, इंग्लिश से बोलेंगे कॉमन। क्या है एंगल AC होगा, देखो ना, ACB बोलो ABC बोलो एक ही बात है, C आया बोलो, और ACD बोलो ADC बोलो एक ही बात है, C कॉमन आएगा ना दोनों में, ये क्या आएगा, कॉमन आएगा। ये वाला जो है ना, ये दिख रहा है, ये क्या आएगा, कॉमन आएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है ABC में एंगल A पूरा दिया हुआ है बाबू, एंगल A दिया हुआ, और ADC में एंगल D दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना ऊपर में, इसको बोलेंगे गिवन, दिया है बच्चा, तो दिया है, 2 हो गया। बस त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, सिमिलर जिसको बोलते हैं, ट्राइंगल ADC। कैसे हो गया, तो बोलेंगे AA से हो गया। दूसरी चीज है कि समझ में आएगा तो भी इसी को लिखना, और नहीं आएगा तो भी इसी को लिखना है, ठीक है। हाँ यही बोलना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कोई आपका अंदर घुस के नहीं देखेगा कि तुमको समझ में आया था या नहीं आया था। इसको हिंदी में बोलते हैं भुजा समानुपाती। भुजा समानुपाती को इंग्लिश में बोलते हैं साइड्स प्रोपोर्शनल, ठीक है, साइड्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बालक, तो क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर CB इंटू CD, ये आपका क्या हो गया, हाँ समरूप कर दिए। समरूप करने के बाद कौन कौन सा भुजा लेना वो यहाँ पे हम आपको जादू दिखा दिए, समझे ना। हम कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, क्लियर है। चलिए बाबू ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या बोला, एक बिंदु दिया हुआ है, इतना कोमा इतना, इतना कोमा इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी तो समझते हैं ना, दूरी सूत्र लगाना है और आंसर पाना है, ठीक है। देखो क्या करोगे, सपोज कर लो हम इसको A और इसको B मान लेते हैं, एक पॉइंट A और B है। सिंपल में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर है, तो एक काम करेंगे, इसको फॉर्मूला भी लिख देंगे सबको, ठीक है ना। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा ना, चेक करेंगे ना, तो उसको भी लगेगा कि हाँ, नहीं तो तुरंत आंसर ही बोल दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें करना कुछ नहीं, दूसरा माइनस माने इसका पहला और इसका पहला दोनों को, तो सिंपल बन जाएगा। मगर हम थोड़ा सा इसमें बढ़ा चढ़ा के बता दे रहे हैं, इसलिए अब देखो क्या होगा, 1 माइनस 3 और 3 माइनस 1 कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें टेंशन वाली बातें नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 2 ही लिख दो यहाँ पर। हाँ वही तो हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि 2 नंबर दिया है ना, क्वेश्चन 2 नंबर लायक का नहीं है, इसलिए हम इसको जबरदस्ती
बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 4√2, सॉरी 4 कॉमन लेंगे तो 2 बन जाएगा। कितना बनेगा? 2√2। ये आपका मात्रक, क्या लिख देना बाबू? मात्रक। दूरी निकालेंगे ना तो दूरी में अगर मीटर सेंटीमीटर दिया तब तो ठीक है, नहीं दिया तो मात्रक, ठीक है बाबू। चलो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे बनेगा। तो इसे बहुत आसान सा है बनाने का, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूला मतलब वैल्यूज पता होना चाहिए, कितना डिग्री का कितना होता है। अब जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे चूंकि वहां पे स्क्वायर लिखा हुआ है। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। वेरी गुड। इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, इसका होल स्क्वायर। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, आपको मन करे यहाँ पे तो कट ही रहा तो काट देने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर और मन करता बढ़ाने का तो जबरदस्ती बढ़ाओ, मगर हम नहीं चाहेंगे कि यही ना यहीं पे कट रहा है तो झूठ का काहला सर का दर्द करोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो गया, ठीक है बच्चा। चलिए ठीक है, चलिए देखिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो बाबू, क्वेश्चन में बोला है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित ए कोई पॉइंट है, ठीक है ना, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित ए कोई पॉइंट है से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बात समझ आती है ना। तो देखो यहाँ 12 दिया हुआ, यहाँ 13 है, 12 है, तो इसका रिजल्ट आएगा 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट का ये फंडा है, ठीक है ना। हाँ तो मगर सुनो, इसको पढ़ के फिगर अगर गलत बन गया तो फिर आंसर भी गलत आएगा, हाँ ये याद रखिएगा। देखिए एक हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त बनाए। स्पर्श रेखा जो होता है बाबू, देखो क्या होता है, ये मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये स्पर्श रेखा है। अब देखो ये 90 डिग्री होता है, अपना भी दिमाग लगाइए, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र तो यही हो गया वो, केंद्र से कितना है दूर स्थित ए कोई पॉइंट है यहाँ पे मान लेते हैं, ये 13 सेंटीमीटर है, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं बच्चा। तो ये हो गया, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, चलो बी दे देते नाम। अब हमको ओ बी निकालना है, ओ बी को हम लोग सपोज कर लेते हैं आर मान लिए, क्या मान लिए आर मान लिए। एक अपना बुद्धि भी लगाना है, ये 90 डिग्री होगा तो इसके सामने यही तो तुम्हारा हाइपोटेनियस होगा ना, तो हाइपोटेनियस तो दोनों साइड से बड़ा होता है। बात समझते, कभी भी 12 यहाँ पे नहीं हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, हाँ ध्यान दो। ये साफ साफ बोल भी दिया है, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, उपयोग प्रयोग बोलते, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, प्रयोग करने पर। अब सुनो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए का मान कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, ओ बी बोले तो आर का स्क्वायर, ए बी बोले तो 12 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो बोर्ड की तरफ, इसका हो जाएगा 169, ये 12 का स्क्वायर इधर ले आइए तो 144, अब बराबर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। नहीं जानते तो साइड में कर लेंगे, और जानते हैं तो लिख देंगे आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चा ना, कैसे कैसे देखा जाता, हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। इसे फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मन करता बनाने का तो बना सकते हैं, ऐसे कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल में हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो आपको त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है बालक, ठीक है। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। कितना आसान है। अब चलिए पाई का मान कुछ नहीं बोलेगा तो 22/7 लेना है, आर का मान बोल दिया है तो 6 × 6, थीटा का मान बोला है 60 तो 60 लिख देना बाबू।
अब नीचे हो जाएगा 360। देखो ये 60 से ये 36 कट जाएगा 6 बार में, ये 36 ये 6 से ये 6 कट गया, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132/7। अब निकाले हैं क्षेत्रफल। अब यहाँ सेंटीमीटर की बातें हो रही है तो यहाँ पे लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, अच्छा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या देखिए ये हो गया हल। देखिए इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला जा रहा है कि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। समूह मतलब ग्रुप, टोटल आपके पास कितना बल्ब है, 20 बल्ब है। ठीक है ना, बल्ब मतलब वही वाला बल्ब जो बल्ब जलता है ना हम लोग का, ये यही सब बल्ब है, समझ कर सपोज कर लो। ये सब टोटल आपका कितना बल्ब दिया हुआ है, आपका 20 बल्ब दिया हुआ है बाबू। कितना बल्ब है, 20 बल्ब दिया। खराब, अच्छा, कितना बढ़िया खराब बल्ब बना दिए। ठीक है ना, ये 20 बल्ब दिया हुआ, इसमें से क्या बोला गया, 4 बल्ब खराब है। तो देख के तो कोई थोड़ा ना बता सकेगा, आदमी पेन को नहीं बता सकेगा कि इसमें इंक है या नहीं है। बस अब बोलेगा हम देख रहे सर, आप लिख रहे इसमें इंक है हम देख उस टाइम नीचे से दूसरा पेन निकाल के दिखा देंगे। तो देखो कहने का मतलब ये है कि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। ये तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा बल्ब खराब, बात समझते हैं ना। और खासकर वो जो एलईडी टाइप का जो बल्ब आता है ना, सेफेल एलईडी, सब तो पता ही नहीं चलता। वो 100 वाट वाला पता चलता था, ठीक है ना, जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट, समझते हैं नहीं सब। देखो तो 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। तो 4 बल्ब खराब है तो ये बताओ अच्छा बल्ब कितना होगा, 16 होगा, ऑटोमेटिक है। ठीक है ना, बोलता है एक बल्ब निकाला जाता है, इससे क्या प्राप्त है कि निकाला गया बल्ब खराब होगा और ये बल्ब खराब नहीं होगा। बात समझ में आती है क्वेश्चन, ठीक है, गुड। अब देखो तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, कुल बल्ब कितना है बाबू, 20। तो अच्छा बल्ब कितना होगा बच्चा, यहां पे बोला 4 बल्ब खराब है, तो अच्छा बल्ब कितना होगा, 16 होगा। खराब बल्ब कितना होगा, तब खराब बल्ब तो दिया हुआ ये है, खराब बल्ब दिया हुआ है 4 दिया हुआ है ना, तो अच्छा बल्ब आपका 16 निकल गया। ये समझ में आया, यहां तक लॉजिक है, ठीक है। अब एक नंबर में क्या बोलता है बाबू, इसका प्रायिकता निकालना, जो उसे से एक आप निकाले ना, वही बताना है कि यहां लिखना P, अब ब्रैकेट में लिखना खराब होगा, खराब होगा या खराब बल्ब है ऐसा। तो खराब होगा तो खराब के लिए कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 बाई क्या होगा 20। आंसर कितना निकलेगा 1/5। पहला का आंसर हो गया। दूसरा नंबर बोला है P खराब नहीं होगा, नहीं होगा का मतलब क्या होगा, खराब नहीं होगा मतलब अच्छा होगा, क्या होगा। हालांकि आप 1 माइनस करके भी निकाल सकते हैं, मगर फिर भी देखो तो अच्छा बल्ब होगा तो 16 बटे कितना लिखोगे 20, काट छाट करेंगे तो 4 4 16 और 4 5 20। आप इसको शॉर्टकट अगर निकालना चाहते हैं कि खराब होगा लिखते 1 माइनस खराब होगा मतलब खराब नहीं होगा। तो नहीं होने के लिए देखो कैसे निकलता फॉर्मूला, 1 माइनस खराब मतलब इसका मतलब अच्छा हुआ, 5 में से 1 गया 4, तो 4/5। यहाँ पे कितना निकला 4/, दोनों एक ही रास्ता है, समझ में आ रही है। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 39, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, कंफर्म है ये सब, मतलब 500% कंफर्म है, ठीक है। रखिए तो सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो P/Q के रूप में नहीं होता है, जो P/Q के रूप में नहीं होता है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, बात समझ में आ रही है। P/Q जो होता है वो A/B या P/Q के फॉर्म में होता है, और उसका उल्टा होता है, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होता है विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और रैशनल नंबर क्या होता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। उसमें नॉट P/Q होता है, इसमें यस P/Q होता है। सुनो, तो इसमें क्या करना है, तो हम लोग थोड़ा देर के लिए जब हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे ना, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां तक तो आप खुश हैं, यहां तक सुनो ध्यान दो बाबू। परिमेय संख्या हम आपको क्या बोले, परिमेय संख्या जो होता है ना बालक, वो A/B बोलो, P/Q बोलो, जो बोलना है वो बोलो। देखो बाबू इधर ध्यान दो, इधर तो लड़की से गप नहीं करो, आदमी क्या बोलेगा, लड़का हो गया गप कर रहा है। थोड़ा इधर बैठिए, आप उधर बैठिए, हाँ
उसको बोल रहे, पीछे वाले भैया को, पीछे बेटे, हाँ वो कोना से तुम देखो तब ना तुमको दिखेगा, एंगल बना के देखेगा तब ना बाबू, डायरेक्ट 90 डिग्री देखेगा तो आप नजर आ रहे हो तब। हम सुनो, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्लस माइनस रहे या इनटू में रहे, तो हमेशा ध्यान रखना है कि रूट को खाली करना है और पॉजिटिव रखना है, रूट को खाली रखना है और पॉजिटिव रखना है, ठीक है, याद रहेगा। तो अब सुनो ध्यान दो। अब यहां से आने के बाद आपको क्या लिखना है, √2 बराबर a/b माइनस 6, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको कथन लिखना है, क्या लिखना है, कथन समझते हो ना, तो देखो हम कथन आपको पढ़ के सुना देते हैं, आपको वही सब लिखना है, ठीक है। मगर आप वीडियो को जब देखेंगे ना, तो जो हम बोल रहे हैं उसको आप आराम से पॉज कर करके उसको लिख लेना, ठीक है, ठीक है। या फिर इससे अच्छा भी आप लिख सकते हैं, तो आप हमको लिख के कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा, ठीक है ना। तो यह इतना होने के बाद लिखेंगे, चूंकि a और b पूर्णांक है इसलिए a/b माइनस 6, a/b माइनस, पहले लिखेंगे a और b पूर्णांक है, उसके बाद लिखेंगे a/b माइनस 6 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, क्यों होगा, चूंकि बटे में है, परिमेय संख्या हो, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, याद रहेगा बाबू। तो इसको जो हम बोले ना उसको आस्ते आस्ते मैंने वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना है, ठीक है। चलिए चलो बच्चों, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 39 का और ही दिया हुआ है, यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। इससे जो पहले आप देख रहे थे ना रूट वाला क्वेश्चन, वो 3 मार्क्स का था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो 39 नंबर ही 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या बोलता है कि 420 और 272 का HCF निकालना, मगर यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करना है, ठीक है ना। यूक्लिड एक बंदे का नाम था, ठीक है ना। तो उसी को बोला गया। देखो तो इसको कैसे निकाला जाता है, सिंपल में विभाजन का मतलब भाग देना होता है बाबू, क्या होता है, भाग देना है, ठीक है ना। हाँ, तो हम देखो छोटा से बड़ा वाले को भाग देंगे ऐसे करके, पहले हम भाग दे के दिखाते हैं। तो 27 दूना 54 एक बार में जाएगा, तो 272 बहुत आसानी से और आराम से बनाइएगा। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो पूरा का पूरा लास्ट में कट जाएगा, किसी से भी कटेगा मगर कट जाएगा। और अगर आप गलती कर दीजिएगा, जरा सा भी गलती कर दीजिएगा, तो फिर वो नहीं कटेगा। नहीं कट रहा है इट मींस यू आर डूइंग मिस्टेक, अगर कट रहा है तो सही है। समझ में आ रही बात है। अब सुनो, तो यहाँ पे 8 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 2 गया 8, उल्टा बोल रहे हैं। अब यहाँ पे गया 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे कितना गया वो 148। 148 को 2 से 72 से भाग कीजिए, 14 दूना 28 एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा बाबू। चलिए अब यहाँ पे कितना, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे हो गया बाबू 124। तो 124 इतना हो गया, देते रहो भाग, एक बार में जाएगा तो 124, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये खत्म हो गया। यहाँ काट उठ करके दिखाना नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, काटने उठने का सीन नहीं है यहाँ पर। तो 3 4 5 बार में जाना चाहिए, 6 बार में चला जाएगा, नहीं 5 बार में जाएगा। 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12, 120। यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू 4, और यहाँ पे हो जाएगा 24, 4 6 24, पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरी कौन काटा उसको, 4 काटा, कौन काटा 4 काटा, ठीक है। तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। यूक्लिड यहाँ पे बोलता है विभाजन एल्गोरिदम है ना। देखो ये जो चीजें बनाइएगा ये आप यहाँ पर बनाइएगा, ठीक है ना। ये पार्ट है, मैं सॉल्यूशन का ये पार्ट, इसको रफ नहीं करना है। कोई टीचर अगर आपको रफ बता रहा है तो वो सही नहीं बता रहा, आपको इसको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बोलेगा याद उत करके आया। देखो कैसे लिखोगे, ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ 420 लिखेंगे बाबू, 420 लिखे। आपको एक छोटा सा हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे देखो 2 को 9 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, इतना बचा। इस 9 को कैसे लिखोगे, 2 गुना 4 अब प्लस 1 लिखेंगे कि नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला को जोड़ देते हैं, यही ना फंडा है, ठीक है। तो देखो इसी तरह 420 को हम क्या लिखेंगे, 420 को लिखेंगे 272 गुना, कितने किससे गुना किए, 1 से, और रिमाइंडर कितना आया 148। तो 148 लिखो, काम खत्म हो गया। फिर हम किसको भाग दिए, 272 को, तो 272 को भाग दिए किससे,
148 से कितना बार में, एक बार में, रिमाइंडर कितना आया, शेषफल शेषफल 124। फिर हम 148 को भाग दिए बाबू, देखो तो 148 को भाग किससे दिए, 124 से, तो 124 गुना 1, रिमाइंडर कितना आया था 24। फिर हम किसको भाग दिए, 124 को किससे भाग दिए, 24 से, किससे दिए, 24 गुना 5, अब कितना आया, रिमाइंडर 4 आया। फिर 24 को, तो 24 को हम लोग किससे भाग दिए, 4 गुना 6, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो जो लास्ट में जिसको काट दे अतः करके लिखना, अतः माने इसलिए HCF कितना आएगा बाबू, आंसर इसका HCF आएगा 4। कितना आएगा बच्चा, 4। याद रहेगा, कोई दिक्कत है बोलो, ठीक है बाबू, चलो ठीक है। देखो दोस्तों अब ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 40 हम देख रहे हैं, ग्राफ विधि से हल करना है। x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, ठीक है ना। तो ग्राफ विधि समझते हैं, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। आई थिंक ये आपका सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप कोशिश कर लीजिएगा, इनकेस अगर आ जाए, हालांकि आएगा तो नहीं उम्मीद है, और फिर भी गलती से आ जाए तो क्या कीजिएगा, तो इसलिए आपको बना लेना है, ठीक है। देखो प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसको हल करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। 2 मेथड होता है हल करने का। एक तो होता है कि भैया जो मान निकालिए उसका बॉक्स बनाइए और पुट कीजिए, ठीक है, वो वाला आप लोग को हम पढ़ाए होंगे। अब हम आज कुछ दूसरा नया चीज पढ़ा देते हैं तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना, सीख लो नया चीज। तो एक चीज याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है बाबू, x/a + y/b = 1, बराबर में क्या लाना, पॉजिटिव वाला 1, याद रहेगा। तो यहां से देखो, यहां पे 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, ठीक है। देखो सीख लो, नया चीज आपको हम सिखा रहे हैं, पुराना तो आप जानते ही हैं। दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर हमको लाना, इसी फॉर्मेट में तुरंत बन जाएगा आपका ग्राफ, फटाक से बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। देखो तो यहां से क्या करेंगे बाबू, x/6। अब 6 से जब इसको भाग देंगे तो हम एक बार दिखा देते हैं बड़ा करके, ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। इसमें डायरेक्ट कर देंगे, यहां तक समझ में आ रही बातें। देखो अब यहां से क्या हो जाएगा, x/6 प्लस इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा, y/2 बराबर। तो एक चीज याद रखिएगा, इसके नीचे जो लिखा रहता है वो x अक्ष का निर्देशांक होता है, और इसके नीचे लिखा रह जाएगा y अक्ष का। और हम लोग पढ़े हैं कि x अक्ष में y का मान 0 होता है, पढ़े हो, और y अक्ष में x का मान 0 उल्टा होता है, ठीक है। तो देखो इसका पॉइंट क्या क्या निकलेगा बाबू, 6,0, और इसका क्या निकलेगा, 0,2। 2 पॉइंट निकल गया, 2 पॉइंट निकल गया। अब इसमें आते हैं, ठीक है। देखो एंड यहाँ पे 2x - 3y बराबर 12। अब हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, तो मैंने दिखाएंगे नहीं, अब हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो जैसे ही 12 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बाबू 6 माइनस, अब यहाँ पे आ जाएगा y/4 = 1। तो यहाँ से जो आपका पॉइंट निकलेगा ना, वह कितना निकलेगा, देखो 6,0, और यहां से निकल जाएगा 0,-4। अब ये 2 पॉइंट, ये वाला और ये वाला, अब ग्राफ में डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बाबू चलिए, वेरी गुड। देखो बाबू अब क्वेश्चन नंबर आ गया 41 में आ गया। देखो हर तरह का क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है, हर टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है, और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा। अब जैसे ये सामने में जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इसी जैसा 2-4 क्वेश्चन आपको और बना लेना है घर पे। आपको एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम यही क्वेश्चन आएगा ऐसे, हाँ ये जरूर है ये चैप्टर से ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आगे पीछे क्वेश्चन ही रहेगा, टेंशन नहीं है। सुनो तो इसमें क्या बोला है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 दिया हुआ है, सुनो, और 16वां पद 73 दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। तो देखो 11वां पद बाबू 11th टर्म कितना दिया हुआ है, 38, 16th टर्म इसका दिया, 16वां पद दिया हुआ 73। बोलता है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, A31 = हमको निकाल के दिखाना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतना अपने को
इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अच्छा से सुनो बाबू, A11 दिया हुआ तो इसको क्या लिखेंगे, A + 10D = 38। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इक्वेशन 1। A16 है बाबू, तो क्या लिखेंगे बालक, A + 15D = 73, इक्वेशन 2। अब लिखेंगे घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे घटाने पर। तो देखो माइनस माइनस माइनस, ये वाला खत्म हो गया। 10 में से 15 गया तो बाबू -5D, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3, ये माइनस से ये माइनस कट गया, इससे इसको काट दीजिए, तो D का वैल्यू कितना हो गया बाबू 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझने में यहाँ तक। अब D का मान समीकरण 1 में या 2 में जहां मन करे वहां लिख दीजिए, टेंशन नहीं। तो हम रख देते हैं 1 में, कितने में रख देते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो तो D है, वेरी गुड। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान जैसे ही समीकरण 1 में रखिएगा तो देखो बालक, A + 10 × 7 = 38। तो यहाँ से A+ यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 70, और यहाँ पे हो जाएगा 38। अब देखो इसको अगर मन में आप 40 मान लीजिएगा, तो 40 में अगर 70 जाएगा तो 30 बचता है, तो 40 तो है नहीं, तो 30 नहीं बच के कितना बच जाएगा 32 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा 32। तो A का मान निकल गया -32 और D का मान निकल गया 7, निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोलने वाले थे, अब हमको निकालना A31 निकालना है। तो A31 को क्या लिखेगा, A + 30D। तो A का वैल्यू निकला बाबू -32 + 30 गुना D का मान 7, -32 और 7 × 21, 10 में से 2 गया, या 20 में से 3 गया 17। ये आपको क्या हो गया बच्चा, अच्छा वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ज़्यादा है, आज देख लेंगे, आज इतना ही देख लेंगे, थोड़ा सा और तक, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग कल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज का फिर 3 मार्क्स तक आज हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। देखो पहले यहाँ तक देखो, इक्वेशन में क्या बोला, 42 में एक AP दिया हुआ है, जिसमें A का मान 5 है, D का मान 3 है, और AN का मान 50 है। तो N और SN हमको निकाल के दिखाना है, ठीक है। देखो कैसे बनेगा बाबू, तो सबसे पहले हमको N निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो सॉल्यूशन जब करेंगे ना बाबू, तो ध्यान रखना, AN बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में अगर आ गया तो हमको नहीं लगता है कि 1 घंटा भी लगेगा बनाने में। बासमती है ना, बनाने वाला तो 40 मिनट 35 मिनट में बना के आ जाता है। तो आपको उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, आपको उससे ज़्यादा स्मार्ट बनना है। D का मान माने कलम चलना चाहिए, और आंसर जब खत्म हो जाए, जितना टोटल है क्वेश्चन, कलम तोड़ देना है। बासमती है, रुकना नहीं है ना, मुंडी उठाना है अपना, ना सर उठाना है, ना कुछ नहीं, इधर ना लेफ्ट ना राइट, दाएं बाएं किधर भी नहीं देखना, मुंडी झुकाना है, ऊपर वाला का नाम लेना है, कलम चलाना शुरू करना है, और कलम चला के जैसे ही लास्ट क्वेश्चन में पहुंचे कलम तोड़ देना, चल देना है, ठीक है। द कोड इज एट 7, समझ बात खत्म। अब इस कलम से फिर कोई आदमी 100 में 100 नहीं ला पाएगा, समझ गए ना। ऐसे हमको लगता है मुश्किल से 35 से 40 मिनट बहुत हो गया। कैलकुलेशन खाली आपको आना चाहिए, फटाफट वाला। अभी नहीं साइड में कोना है, मतलब एकदम याद, मैंने रट लेना समझते हैं। जैसे आपको बोल ABCD लिखने बोले, कितना देर लगेगा लिखने बोले, तो खाली कलम जितना देर चलेगा उतने देर ABCD लगेगा लिखने में, समझ आ रहा है। बस वही हम बोलना चाह रहे हैं। अब सुनो बात सुनो यहाँ पे, इसलिए इतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए यार। क्वेश्चन तो एक ही जैसा आ रहा, आप तो देख ही रहे बार बार। सेट 1 हम बनाए तो क्वेश्चन लगभग वैसा ही था जैसा सेट 2 में, तो सेट 3 में भी वैसा ही क्वेश्चन रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस कितना होना चाहिए, इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स क्या बोलते हैं, मैन परफेक्ट, ठीक है। इवन वीमेन जो करेगा वो परफेक्ट होगा, ठीक है ना। अब देखो इसीलिए ध्यान दो, यहाँ पे कितना लिख देंगे बालक 45, यहाँ पे कितना लिखेंगे, हर सब्जेक्ट का आप बनाइए, मतलब प्रैक्टिस कीजिए। 15 × 45, तो n का मान हो गया बाबू 16, कितना निकल गया 16, एक आंसर हो गया। अब SN निकालने के लिए बोला है, क्या बोला है, SN निकालने के लिए बोला। तो देखो बोर्ड की तरफ, तो SN बराबर क्या लिखोगे, एक फॉर्मूला होता है
n/2 और क्या होता है a प्लस ए एन, हाँ वो भी फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो उतना दूर नहीं जाएंगे, इसी से मेरा बन जाएगा, तो कहेला उतना हम परेशान होंगे आप करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना है बाबू 16/2, a का वैल्यू हो गया 5, an का वैल्यू हो गया 50, काम खत्म। यहाँ पे काटेंगे तो 8 हो गया, दिखा भी देते हैं, नहीं तो कल दिन बोले कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और 5 55, बात समझ में आती है। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44, ये ना हो गया। तो 440 वोल्ट है, छूना है मना, बात समझ आती है। चलो बालिका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में बोला गया कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। निर्देशांक का मतलब x और y का मान निकालना है। जो बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये जोड़ने लिखा हुआ, जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। एक होता आंतरिक, एक होता बाह्य। आपको जनरली आंतरिक वाला फॉर्मूला अभी पढ़ना है 10th क्लास में, ठीक है ना। जब 11th क्लास आप आएंगे तो उसमें बाह्य वाला भी फॉर्मूला होता है। उसमें फॉर्मूला होता है mb माइनस na बाई m प्लस n, तो वो माइनस वाला बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे हम बातें करते हैं। तो सिंपल में हमको क्या करना है, अपने को जो बिंदु दिया हुआ है बाबू, देखो जब हम लोग इसको हल करेंगे ना, तो अपने को क्या दिया हुआ 4,-3 और फिर दिया हुआ है 8,5। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है, ये मेरा क्या है बाबू x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2। और जो 3:1 दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ना 3:1, तो इसको बोला जाता है बाबू m1 और इसको बोला जाता है बालक m2, याद रहेगा। ठीक है, तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं, आपके समझने के लिए आसानी होगा कि m1 का मान 3 दिया हुआ है और m2 का मान 1 दिया हुआ है। चलो अब लगा देते हैं फॉर्मूला, m बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से। अब क्या करना, ये जो x और y का वैल्यू निकलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं बच्चा, निर्देशांक, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखो तो इसमें करना क्या है बाबू, m1 का वैल्यू दिया हुआ 3, यहां लिख दीजिए 3 इनटू x2 का वैल्यू दिया हुआ 8, लिख दीजिए प्लस m2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू दिया हुआ है 4, लिख दीजिए और नीचे लिख देते हैं 3 प्लस 1 4। अब अच्छा से ध्यान दो, 8 तिया 24 हो जाएगा, 24 और 4 यहाँ पे हो जाएगा नीचे 4, तो हो जाएगा बाबू 28/4। काटेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, काम खत्म। सेंटीमीटर मत लिख देना गलती से, हाँ कभी कभी लिख भी देता आदमी। देखो m1 y2 प्लस m2 y1 बाई में क्या होगा m1 प्लस m2। तो देखो m1 का मान 3 दिया हुआ है, y2 का मान 5 दिया हुआ है, फिर प्लस m2 का मान 1 दिया हुआ है, y1 का मान -3 दिया हुआ है, तो 3 प्लस 1। यहाँ पे देखो कितना हो गया 15, 15 में से 3 गया 12, यहाँ पे लिख दो 12/4, कितना आएगा बाबू 3 आया। अतः निर्देशांक, क्या लिखना बालक, अतः निर्देशांक। तो निर्देशांक में पहले x का मान लिखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 7 कितना हो गया बच्चा 3, ये आपका अच्छा वाला आंसर हो गया। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या बोला है, प्रूफ करने के लिए सिद्ध करें कि प्रूफ दैट sec a प्लस tan a into 1 minus sin a इज इक्वल टू दिया हुआ है cos a। ये क्या, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का आपका जो भी क्वेश्चन आएगा ना 3 मार्क्स का, तो जो चैप्टर पुराना वाला बुक दिया हुआ 8.4 चैप्टर, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटीज, ठीक है ना, सर्व समीकरणें फॉर्मूला वाला जो चैप्टर है ना, उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसको अच्छा से कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, किसका है, एग्जाम्पल का। तो हाँ, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है एग्जाम्पल का है शायद, आई एम नॉट श्योर, बट लग रहा है, या फिर ऑब्जेक्टिव में दिया होगा वो वाला क्वेश्चन होगा। तब देखो कहां पर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाला में जो दिया होगा या फिर एग्जाम्पल में हो, वहां नहीं है, इसमें दिया हुआ है ना 4 ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव, हाँ वहां वाला, वही तो बोल रहे हैं। मतलब वो चैप्टर को आपको अच्छे से कर लेना, घोट घाट के पी लेना है। ठीक है, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसका, हाँ उससे भी क्वेश्चन आपका रहेगा। तो देखो ध्यान दो, तो इसको जो हम लोग बनाएंगे ना, ध्यान दो अच्छे से, कुछ नहीं करना, नया कोई काम नहीं करना। जब भी आपको सेक या टेन दिखे या कॉसेक या कॉट दिखे, तो उसको ऐसे बनाते जैसे हम लोग पढ़ते थे, याद होगा, बताए थे। देखो 1/cos को लिखेंगे बाबू, 1/sec को लिखेंगे 1/cos, हो गया। 10 को लिखो sin/cos,
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, आंसर बोलते यहाँ तक एक स्टेप हुआ। अब अगला देखो 1 माइनस साइन है, तो हम लोग LHS से चल रहे हैं, तो यहाँ पे LHS ऐसे करके लिख दो LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, और नीचे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा बाबू, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएगा और बच्चा अगर छोड़ दिया तो बहुत अफसोस की बात होगी। सुनो फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर नहीं लिखा जाता, ये तो आप भी जानते हैं। अच्छा आप बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ये तो गली का बच्चा बता देगा कि कॉस स्क्वायर ए होता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला स्क्वायर से ये वाला कट गया, तो यहाँ पे हो गया कॉस ए, इसको बोलते हैं RHS बोलो, इसको प्रूव्ड बोलो, बात समझ। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 आपको दिखा रहे हैं। देखो ये 46 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो आपको सर्कल दिया हुआ है, ठीक है ना, वृत्त दिया हुआ है, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो AO है ये बड़ा वाला रेडियस होगा और OB जो होगा वो छोटा रेडियस है, ठीक है, इसको बोलते हैं सकेंद्र वृत्त। इसमें जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये हमको निकाल के दिखाना है। तो आप चाहो तो एक ही बार निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहिए तो अलग अलग करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एरिया निकालेंगे, देखो एरिया निकालेंगे किसका, मान लेते हैं OACO का, ठीक है ना। तो ये जो OACO ये क्या है, एक तरह का ये इसको बोला जाता है त्रिज्यखंड, क्या बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही बोलना चाह रहे हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब सेक्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बाबू, पाई r स्क्वायर थीटा बाई में 360 डिग्री। यहाँ से पाई का मान 22/7 ले लेना, थीटा का मान बोला गया 40 डिग्री ले लेना, आर का वैल्यू बड़ा वाला ले रहे हैं तो 14 ले लेना है, तो 14 इंटू 14, अब बाई में 360 डिग्री लेना है। देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म, इससे काट दो, 9 बार में 7 दूनी 14, तो ऊपर में हो गया 22 इंटू 14 दूना 28, और गुना में कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसका एरिया निकालेंगे। देखिए एरिया OBDO ये भी त्रिज्यखंड हो गया, तो त्रिज्यखंड हो गया तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। देखो एक साथ अगर दोनों लगाइएगा ना, तो यहाँ पर एक साथ लगे तो इस r के जगह में कैपिटल R ले लेना है और इसमें स्मॉल r लेना, जब एक ही बार लगाएंगे फार्मूला, ठीक है, या फिर अलग अलग लगा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो बाबू, तो 22/7 हो गया, r का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7, तो 7 इंटू 7, और थीटा का वैल्यू है 40 डिग्री, अपॉन में होगा 360 डिग्री, ये कट गया, ये हो गया 4 9 36, 7 से 7 कट गया, तो ऊपर में आ गया 22 इंटू 7, अब बाई में 9, ये सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, टेंशन नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, ये निकालना है, तो पूरे में से, तो पूरा में से कौन सा है, ये वाला इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो समीकरण 1 कितना है मेरा, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 8 9 माइनस, इसको चाहो तो अभी ही मल्टीप्लाई कर दो या बाद में भी कर दो, 14 1 15, 154 बाई इतना हो गया। अब दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है, आप इसको साइड में मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 28, 16 1 17, अब 22 दूना 44, यहाँ पे 6 11 616, 616 में 154 को घटा दो, सिंपल में से, कुछ सोचना नहीं है। 6 में से 3, 6 में से 4 गया 2, यहाँ 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया ना, 5 में से 1 गया 462, समझ में आ रही बात है। 462, 6 2 8 8 4 12, तो 3 से कट जाएगा ये, ठीक है, तो 3 से कट जाएगा तो काट दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जाके 15 या 45, 12 2 6 12 को 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 तिया 9 हो गया, समझ में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, अच्छा वाला आंसर हो गया, ठीक है। चलिए
अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इसमें बोला गया है द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें हमको फाइंड क्या करना है, क्या क्या निकालना है, विविध कर निकालना। विविध कर मतलब डी निकालना है, ठीक है, याद रखिएगा। विविध कर का मतलब डी, जिसको बोलते हैं डी। डिस्क्रिमिनांट निकालना है। बी नंबर में हमको क्या निकालना, मूलों की प्रकृति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है ना, मतलब डी का मान छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, 0 आ रहा है, यही होगा। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमको इसका मूल ज्ञात करना, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में 500% कन्फर्म है, एग्जाम में आएगा, ठीक है, एकदम 100% नहीं बोले, कितना बोलना है, 500%, कितना बोलना बाबू 500% कन्फर्म ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और इस जैसा ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, 4-5 क्वेश्चन ही है आपका है, ठीक है ना। आप अगर एक अच्छा से सीख लिए बनाने के लिए टेंशन खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे जो जो बोला इसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाना है, ठीक है, याद रखिएगा। देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग हल करेंगे ना, यहाँ हल लिखेंगे या सॉल्यूशन लिखेंगे, तो एक बार क्वेश्चन को लिख लेना बच्चा। 2x² - 6x + 3 बराबर क्या दिया हुआ है, 0। अब यहाँ से लिखेंगे a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू 3। अब d निकालेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो b का वैल्यू -6 दिया हुआ, थोड़ा सा बड़ा करके बना लेना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सा स्पेस मिलेगा तुमको, टेंशन नहीं है। हाँ देखो c का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3, यहाँ पे हो जाएगा 36 - 8 या 24 हो गया। अब यहाँ से कितना आएगा बोलिए, 12 आएगा। 12 जो आया वो क्या आया, 0 से बड़ा आया, ठीक है ना। देखो इससे पहले भी हम बताएं थे, फिर बता रहे हैं, जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए, d का मान 0 से छोटा आ जाए, या d का मान 0 के बराबर आ जाए, ठीक है ना। When d is greater than 0, less than 0, equal to 0, ऐसा रहेगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, मूलों का अस्तित्व है, ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, मूल वास्तविक है तथा असमान है। क्या बोलते हैं, वास्तविक है तथा असमान है, ठीक है ना। हाँ ऐसा भी पढ़ते हैं इसको, वास्तविक तथा असमान, ठीक है ना, मतलब एग्जिस्ट करेगा और अनइक्वल होगा। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, काल्पनिक हो जाता है। इस केस में नहीं बनता है बाबू, काल्पनिक माने इमेजिनरी। इसको बोलते हैं मूल बराबर है, समान जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बराबर है। बस में तो ये चीज़ का नॉलेज आपको बहुत अच्छा से होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ आती है, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए ना, तो फिर हम कोऑपरेट करेंगे। अब ध्यान दो यहाँ तक, ठीक है ना। तो एक नंबर पूछा विविध कर, तो विविध कर आपका डी निकल गया, एक नंबर का आंसर हो गया। दूसरा नंबर मूलों की प्रकृति बताइए, तो मूलों की प्रकृति कैसा होगा, यहाँ पे लिखेंगे। अतः अच्छा लिख दो, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक तथा असमान है। बात समझ में आते हैं ना, असमान है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक निकल गया, दो निकल गया। देखो ये जो निकला ना, ये एक नंबर मान लो निकल गया, ये जो निकला इसको बी नंबर मान लीजिए, ठीक है ना। ठीक, अब देखो, अब सी निकालना है, द्विघाती सूत्र। क्या निकालना है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो द्विघाती सूत्र कैसे, डी निकल गया, अब अल्फा बीटा निकालना है। देखो ये हम ऑप्शन सी निकाल रहे हैं, इसको सी से मैंने चल रहे हैं। तो अल्फा बराबर क्या होता है, -b + √d। अब बाई में क्या लिखेंगे, 2a। अब डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, मगर डायरेक्ट हम नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। देखो तो b का वैल्यू -6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा +6, और d का वैल्यू निकला बाबू 12। यहाँ पे लिखेंगे 2 × a का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है। आप जब इसको लिखेंगे, ऐसे छोड़ो, पहले लिख ही लेना। यहाँ पे 6 इसको जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3 बाई में 4 बोल दो, ऊपर से 2 कॉमन ले लेना। ऐसे नहीं काटा जाता है, गलती से आदमी काट देता है कभी कभी, हाँ ऐसा नहीं। यहाँ 2 कॉमन लेंगे जब बचेगा 3 + √3। अब बाई में क्या हो जाएगा 4, ये वाला से ये वाला काटोगे इतना आएगा, तो तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा 3 + √3, अब बाई में 2। ये क्या निकला, अल्फा। क्या निकला बाबू, अल्फा। अल्फा माने एक मूल निकला, ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाला क्लीन कर रहे हैं, और आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है ना, समझ लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम कंफर्म ये सब आएगा। देखो अल्फा, उसके बाद बीटा, -b - √d। अब बाई में लिखेंगे बाबू 2a। b का वैल्यू माइनस है तो मिलके हो जाएगा प्लस। यहाँ पे √d का वैल्यू 12 था, 12 को सॉल्व करके कितना आया था, 2√3। तो यहाँ पे भी लिख देना 2√3। यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो बाबू, तो 3 - √3। नीचे क्या है, 2 × 2, ये वाला से ये वाला कट गया,
तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, इतना आया। बात समझ में आता है ना, ये आपका आंसर हो गया। समझा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको बनाना अच्छे से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 47 हो गया। ये सब जो पढ़ा रहे हैं ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 48 में क्या करना है, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना, जो आपका थ्योरम 6.1 दिया हुआ है, ठीक है, इसको सिद्ध करना है। इसमें ज़्यादा हम इसको नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। आप आराम से इसको बनाइएगा और बनाने के बाद जो है आप हमको सेंड कीजिएगा, ठीक है, तो हम देखेंगे आप किस तरह बना रहे हैं। इसमें थ्योरम में क्या करना है, स्टेटमेंट अच्छा से लिखना है, गिवन वगैरह जो दिया रहता है, गिवन है, प्रूफ है, जिसको बोलते हैं प्रमाण है, रचना है, ये सबको अच्छा से लिख के आप हमको एक बार सेंड कीजिएगा। ये आप अपने से बना लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 49 हम दिखा रहे हैं, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जितना भी अभी हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा, और यही पैटर्न रहेगा आने का, कुछ भी चेंजिंग आपका नहीं होगा, ठीक है। हाँ एकदम हो सकता है कि डिट्टो क्वेश्चन आपका आ जाए, ठीक है ना। अगर डिट्टो क्वेश्चन आ जाए तो और अच्छी बात है, नहीं भी आएगा तो बस इसी जैसा क्वेश्चन आपका रहेगा, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। और बस जो पढ़ा रहे यही इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपका रहेगा। तो उम्मीद है कि इस जो हम पढ़ा रहे हैं इसको आप अगर फॉलो करते रहिएगा तो 100 में 100 तो हमको लगता है ईजी आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए आराम से देखो, ध्यान दो। अब हम 49 नंबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी है, भवन के शिखर पर लगी है। ये जो संचार मीनार है ना, वो मीनार बने वो जिसको बोलते हैं एंटीना वगैरह होता, समझते हो ना, कोई चीज़ लगा देते, झंडा उंडा घर में लगा दिए, इस तरह कुछ भी लगा दिए उसके ऊपर, वो वाला है। जैसे टावर वावर लगा देते, देखिए हो ना, वो वाला है, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा इसका फिगर अच्छा से समझो। ये मान लीजिए थोड़ा देर के लिए यहाँ से यहाँ भवन है, यहाँ से यहाँ क्या है बाबू, भवन है, ठीक है ना। अब देखो ये भवन का टॉप है, तो शिखर से यहाँ से यहाँ पे क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से, जो एक बिंदु है उसका नाम हम दे दिए क्या, P। तो ये भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर, 20 मीटर ऊंचा ये है, ये क्या है, 20 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा। देखो बनाने का तरीका भी सिखा रहे, कितना आसानी से आपका बन जाएगा फिगर, बन गया। तो ये हो गया 20 मीटर ऊंचा शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये लगा हुआ है, ठीक है। इसे इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, चलो A दे दिए, इस पॉइंट का नाम हम B दे दिए, और इस पॉइंट का नाम हम C दे दिए, ठीक है। देखो बोला गया संचार मीनार के तल और शिखर, तो ये जो संचार मीनार का तल हो गया और भवन का हो जाएगा शिखर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ इसका ही बात कर रहा है वो, ठीक है ना। बोलता है कि यहाँ से इसका तल और इसका शिखर, बात समझ आती है। वो यहाँ पर बोला है संचार मीनार पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल और शिखर, तो शिखर भी यहीं से है बाबू, इसी पॉइंट से वो देख रहा है, देखने वाला इसी जगह से देख रहा है। तो पहले क्या देखा बोलो, तल देखा, तल से कितना बनाया 45 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना है, फिगर बनाने का तरीका भी सीख लो। फिर है शिखर बाबू, तो शिखर से कितना बना रहा है 60 डिग्री। देखो नहीं समझ में आएगा फिर सुनो, यहाँ पे बोला संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का तल B हुआ पॉइंट, और शिखर, ठीक है, इसका शिखर ये हुआ। तो ये एंगल जो बना रहा है वो क्रमशः का मतलब पहले तल वाला है और फिर शिखर वाला है। क्लियर हो गया। आपको निकालने के लिए क्या बोलता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इस AB को हम चलो थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, H। ये जो CP है इसको हम अपने मन से क्या मान लिए, X मान लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक। देखो यहाँ पे आने के बाद जब हम लोग हल लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, तो ऐसे करके लिखना, माना कि BC भवन है, BC 20 मीटर ऊंचा, ऐसे लिख दो, 20 मीटर ऊंचा भवन है। क्लियर हो रही है बातें, ठीक है। तथा AB बराबर H मीटर ऊंचा संचार मीनार है, संचार मीनार है। इतना काफ़ी है, बस समझ रहा है ना। और अगर दिल करे लिखने का तो आप लिख दीजिएगा कि तल से 45 डिग्री का एंगल बनता है और शिखर से 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। उतना लिखने का मन करे लिखे, नहीं मन करे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान दो अब आगे। अब हम आएंगे बाबू, ये जो दिख रहा है एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, देखो
तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी पी में, देखो एसीपी साहब आ गए, एसीपी प्रदुमन नाम सुने हो ना। अभी इसको बचाने के लिए दया आएगा, यहाँ पे दया आएगा तो आंसर ही निकाल देगा अगर तुम नहीं निकाला तो दया मार के निकालेगा आंसर। देखो दया के तो एसीपी में जब आएंगे तो कौन सा एंगल लेंगे बताइए, 60 डिग्री या 45 डिग्री, कौन बताएगा? आप बताएंगे कितना लेंगे? एसीपी साहब आए हैं तो वो बड़े आदमी है तो बड़ा एंगल लेंगे क्या लेंगे? एसीपी साहब बड़े होते हैं ना तो बड़ा एंगल लेंगे, क्या लेंगे? बड़ा एंगल लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब tan का क्या होता है? P बाई बी, क्या होता है? हमारे मोहल्ले में tan को बोलते हैं P बाई बी, मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस, समझ में आ रहा है ना। देखो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन होगा? h प्लस 20, यार आधार में कौन सा होगा? x। देखिए तो यहाँ पे क्या कि एसीपी साहब में लिए तो एसीपी साहब मतलब बड़े एंगल आएंगे, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब रूट tan 60 डिग्री का वैल्यू तो गांव का बच्चा बता देगा, हमारा तो मोहल्ले का बच्चा बता देता है। देखो x हुआ, बोलो बस भैया हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो नहीं है तो हम इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। देखो कहाँ कोई तकलीफ हो रही है तुमको जीने में, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। बात समझ में आ रही है? अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन हम क्या करते हैं, आप क्लीन कर देते हैं और आप लोग क्या करेंगे उसको क्या कहते हैं, अगर दिक्कत होगी तो क्वेश्चन आप देख लेंगे, उसको पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है ना। देखो अभी हम क्वेश्चन को डिलीट कर रहे हैं, डिलीट मतलब इसको क्लीन कर रहे हैं। मेरे पास स्पेस की कमी है, स्पेस की कमी नहीं रहती तो भी वही करना पड़ता हमको। देखो ध्यान दो तो बालक यहाँ पे ध्यान दो बच्चा। अब आएंगे बीसीपी में आएंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल बीसीपी में आएंगे, ठीक है। अब एसीपी साहब आ गए तो अब दया आएगा, तो दया बोलेगा दरवाजा तोड़ दो, तो देखो वो tan 45 डिग्री लेके आएगा। किसको लेके आएगा? tan 45 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? देखो यहाँ पे 20, कितना हो जाएगा बच्चा? 20। इसका वैल्यू P बाई बी होता है tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बालक? x। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा बाबू? इसको बोलो इक्वेशन 2। क्लियर हो गया? अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में बराबर हो गया, अच्छा से देखो हो गया। अब देखो यहाँ पे हम दिखाते हैं, आप लोग देखना है इसको अच्छे से। हाँ देखो आप लोग हल्ला गुल्ला ना करें। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 इज इक्वल टू 2, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना, बराबर होगा। अब वहाँ से क्या मिलेगा बाबू? 20। और यहाँ से क्या मिलेगा? 20 प्लस √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाबू, तो हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू h प्लस 20। अपने को संचार मीनार की हाइट निकालना है, ठीक है ना। तो h माने इधर ले आओ, देखो यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू। अब दोनों से क्या क्या कॉमन आएगा? 20 कॉमन आएगा, तो h बराबर क्या लिखोगे? 20 कॉमन ले लो, √3 - 1। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही है? बताएं। चलो जल्दी से इसको छाप लो। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोला गया? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोला के आकार का है, अर्धगोला, ठीक है ना, खोखले अर्धगोला के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर क्या है? एक बेलन अध्यारोपित है, ठीक है ना, उसके ऊपर है। तो अर्धगोले का व्यास आपको दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई, टोटल जो होता है ना बर्तन का हाइट, वो दिया 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकाल के दिखाना है, ठीक है। देखो अर्धगोला है बाबू, क्या है? अर्धगोला के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है ना, जिसके ऊपर है। देखो ध्यान दो, मान लो इस तरह फिगर होगा इसका। रुको 1 मिनट, पहले इसको बनाते हैं। उतना अच्छा फिगर नहीं बन रहा है, मगर समझ जाना है कि अच्छा फिगर है ऐसा, ठीक है। नीचे वाला अर्धगोला हो जाएगा, थोड़ा खराब लग रहा है, कोई बात नहीं। और ऊपर वाला क्या है? बेलन है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या बोला गया है वो हम बता रहे हैं। इसका जो व्यास दिया हुआ है, जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे ना, ध्यान दो, तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 7। व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका टोटल हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ध्यान दो,
इसका टोटल हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इसका जो बेलन का जो हाइट निकलेगा ना, बेलन की ऊंचाई जिसको बोलेंगे बाबू, बेलन की ऊंचाई जिसको h मानेंगे, तो कैसे निकलेगा? 13 माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर, यानी उसका रेडियस ही उसका मोटाई होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बोलता है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। देखो तो इसमें सिंपल में कुछ नहीं करना है। देखो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, सिंपल में देखो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। देखो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आएगा? बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का प्लस अर्धगोला का। ध्यान दो, ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, क्या करना वो पता होना चाहिए और इसको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बताएंगे। इसका आंसर आप हमको बताइएगा तो कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। बेलन का होता है बाबू 2 पाई RH, क्या होता है? 2 पाई RH। अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई R²। बात समझ में आती है? 2 का मान पता 22, पाई का मान 22/7, R का मान पता, H का मान पता। ये पूरा पुट कर दीजिए और क्या रिजल्ट आएगा ये आप हमको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में हमको आपको सेंड करना है। कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है ना, और जिसका जल्दी आंसर आएगा उसको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है ना, ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जैसा जैसा हाइट एंड डिस्टेंस का हम बताएं, छिन्नक का बता रहे हैं अभी, इससे पहले थ्योरम बताएं, इससे पहले मेंसुरेशन का क्वेश्चन बताएं, ठीक है ना, उसके बाद द्विघात समीकरण बताएं, वो सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसा ही क्वेश्चन आपको घर पे भी करना है। तो हमको लगता है अगर प्रैक्टिस आप अच्छा से कीजिएगा ना तो 1 घंटा काफ़ी है लिखने के लिए। ऑब्जेक्टिव अच्छा से करना बस काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। अब इसमें ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, जो आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन, ये पानी पीने वाला एक ग्लास 14 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है। इसमें देखो एक चीज का ध्यान दो, इसमें क्या बोला गया? छिन्नक। क्या बोला बाबू? छिन्नक बोला गया। छिन्नक के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं ब्लू कलर से, ये छिन्नक दिया गया है। ठीक है ना, ध्यान दो। छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, बाबू थोड़ा सा ए बाबू ए हल्का आस्ते आस्ते, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, देखो तो ग्लास होता है ना बाबू, पानी पीने वाला ग्लास, ऐसा सोचो है, ऐसा सोचो है। ये जो दिया हुआ ये नीचे वाला तली है जिसको बोलेंगे बॉटम, और ये थोड़ा ऊपर वाला दिया हुआ है। ठीक है, इसको ग्लास ही समझना है। कोई आदमी कमेंट में बाल्टी मत बोल देना ठीक है ना, हाँ इसको ग्लास ही समझा जाता है। ठीक है, अब दोगो इसमें से निकाल देंगे ऐसे करके तो वो क्या बन जाएगा? बाल्टी। पहले ज़माने में ऐसा ही ग्लास चलता था जिसका नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट थोड़ा पतला होता था और ऊपर वाला थोड़ा मोटा होता था। और अभी जो ग्लास आया, बहुत सारा ग्लास जो सिलिंड्रिकल आ गया है, जो कांच ग्लास देखो ना, तो ये चाय दुकान में जो चाय मिलता है ना, चाय 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 चाय, ये वही वाला ग्लास है। कौन वाला है? एकदम बड़ा मज़ा आएगा इसमें, चाय पीने में बहुत मज़ा आता है। देखो तो बोलना क्या चाह रहे हैं, ये भी वृत्ताकार पार्ट है और ये भी वृत्ताकार सर्कुलर है। तो देखो बड़ा वाला R बाबू हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो बड़ा वाला 2 सेंटीमीटर और छोटा वाला 1 सेंटीमीटर। इसका हाइट जो दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर है। इतना इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। बाकी बोलता है ग्लास की धारिता निकालना। क्या बोला बालक? ग्लास की धारिता। देखो धारिता का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। क्या होता है बाबू? वॉल्यूम। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कैपेसिटी। ठीक है ना, तो कैपेसिटी क्या है, इसका धारिता निकालना। देखो तो ग्लास की धारिता निकालना बाबू, तो लिखेंगे ग्लास की धारिता इज इक्वल टू, धारिता मतलब क्या बोले हम? आयतन। क्या होता है बाबू? आयतन। याद रखना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई h बड़ा R² प्लस छोटा R² प्लस बड़ा R इंटू छोटा R। ठीक है, ये से हमको करना है। क्लियर है? ध्यान दो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 1/3 लिख दो, पाई का मान हो गया 22/7, h का मान आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर लिख दिए। कैपिटल R का मान होगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है,
आप सोचो कितना इजी क्वेश्चन है, आपको कितना मार्क्स से मिलेगा? 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान दो। देखो 7 दूना 14, 22 दूना 44, देखो कितना हो गया? 3 और 4 7, ऊपर में कितना हो गया? 7 चौक 28, 2 30, तो 308 बट्टे कितना हो जाएगा? 3। इतना में नहीं छोड़ना है ज़्यादा। देखो एक तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, दूसरा तरीका है आप इसको पॉइंट में लाके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 102, कितना हो जाएगा? 102। बात समझ में आ रहा है ना? तो 102 का मतलब हो जाएगा आपका जाके इतना हो गया। ठीक है, तो 2/3 ये आपका निकल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। एक साथ में लिखा हुआ, अलग में नहीं है, ये ऐसा है। 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना निकल गया। ये क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। क्लियर है अच्छा से? ठीक है, अब देखो ये जो मॉडल पेपर आपको पढ़ा रहे सेट 2 ना क्लास 10th का, ये लास्ट क्वेश्चन है। कितना है? लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट 2। ठीक है, अब देखो ध्यान दो। तो इसमें हमको निकालने के लिए क्या बोला गया है? इसमें बोला गया बहुलक निकालना। क्या निकालना? मॉड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉड। देखो बहुलक कैसे निकलता है बाबू। हाँ, इसको बहुलक निकालना, यहाँ पे लिख देते हैं बहुलक ज्ञात करें। बहुलक इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम इसमें आपको इनकम्प्लीट करके देंगे, आप उसको कंप्लीट करें। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको बताना। देखिए कौन बता सकता है। ठीक है, देखते हैं किसमें कितना है दम। देखें जरा। अब सुनो, थोड़ा सा वहां तक पहुंचा देते हैं आपको। देखो सबसे पहला काम क्या करना है? देखो बहुलक का, आपको बहुलक बोले इंग्लिश में मॉड। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है बाबू, देखो फॉर्मूला L+, ऐसे याद रखने का है। हम तो ऐसे याद किए हैं, बच्चे लोग को ऐसे याद करा दिए हैं। याद करने का आसान सा तरीका क्या है? 10 21 0 2 इंटू H। 10 21 0 2 इंटू H रहेगा। L+ तो रहेगा ही। हम ये सारा वैल्यू जो है आपको दिया हुआ, ये सब हम अच्छे से फिर से आपको बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ से L का वैल्यू क्या होगा? ये L निकालने के लिए आपको इसमें सबसे बड़ा वाला आपको देखना है। क्या देखना है? इसमें सबसे बड़ा कौन है? 61 है। ठीक है ना, तो इसके सामने वाला, इसके सामने वाला L का मतलब होता है निम्न सीमा, हिंदी में बोलते हैं लोअर लिमिट्स। क्या बोलते हैं बाबू? आप बोलिएगा सर ये भी लोअर लिमिट, ये भी लोअर लिमिट, ये भी लोअर लिमिट। इधर वाला आपको जितना दिख रहा है सब क्या है? लोअर लिमिट्स। कौन सा लेंगे? तो ये आपको बताएगा इसमें सबसे बड़ा मैं हूं। जो सबसे बड़ा होता है उसको घर का गार्जियन बोलते हैं। पापा बोलो, क्या बोलो? बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी। L को लाने के लिए 61 को देखना पड़ता है बाबूजी। ऐसे समझते हैं? सब डायलॉग सुना है उन्हें? हाँ तो सुनो, तो कहने का मतलब ये है, बोलना क्या चाह रहे हैं? आई वांट टू से दैट ये 61 हो गया, तो ये हो गया बाबू इसका। ठीक है, अब सुनो, इसके जस्ट ऊपर वाला होता है हल्का और नीचे वाला होता है भारी। ऊपर वाला होता है हल्का और नीचे वाला होता है भारी। अच्छा, आपसे कोई अगर पूछ ले कि F2 बड़ा है या F0 बड़ा है, तो आप बोलिएगा F2 बड़ा है। तो F2 बड़ा है। देखो जो ये 61 है ना, इसी को बोला गया है F1। क्या बोला गया बाबू? F1। इसके जस्ट नीचे वाला तो क्या होगा? F2। इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा? F0। हाँ, अब देखो तो F2 का वैल्यू कितना लिख दिए? 38। क्या बोले? F1 का वैल्यू कितना होगा? 61। F0 या F0 इसको पढ़ते हैं, तो इसका आ जाएगा 52। यहाँ तक समझ में आ रही है बातें? बस आसानी से। अब H निकालना। क्या निकालना है? H कैसे निकाला जाता है? H को बोलते हैं आपका क्लास साइज। जो बीच का डिफरेंस है ना, वो दिखा जाता है। तो बीच का डिफरेंस कितना है? देखिए 20 है। अब मेरी बात सुनो अच्छे से, हल्ला नहीं करो भाई, हल्ला नहीं करो। देखो ये सारा कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे दिए, बात समझ में आती है? ये सब देने के बाद आपको क्या करना है? ये सारा वैल्यू इसमें पुट करना है। ठीक है, अब पुट करने के बाद जो आंसर आएगा, कुछ तो आंसर आएगा ना, तो जो आपका आंसर आएगा ना वो आप हमको बताइएगा। क्या करना है? आप हमको बताना है। तो ये आज का मॉडल पेपर सेट 2 आज हम कंप्लीट कर दिए हैं। इसको आपको घर पे अच्छा से बनाना है, समझना है और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना है। भाई बहन है उसको शेयर करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। और इस जैसा क्वेश्चन जो है आपको बुक से देख के बनाना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा आपका। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि नकी सर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? वीडियो को
लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हम ये जो हम बनाए हैं इतनी मेहनत से सिर्फ आपके लिए, ताकि 2024 का एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाए। और मेरी दुआ और मेरी इच्छा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। थैंक यू सो मच।